हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। गाइस, आपको पता है कि जैसे एक दिन रह गया हमारा अकाउंटेंसी के एग्जाम के लिए, तो क्लास 12th का जो टर्म 1 का अकाउंटेंसी का एग्जाम है कल है होने वाला है। तो उसके लिए आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम फाइनल रिवीजन करेंगे। सारी अकाउंटेंसी जो है टर्म 1 के लिए, वो क्लास 12th का हम सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी के कंसेप्ट हैं वो देखो, एमसीक्यू की तो प्रैक्टिस मैंने काफ़ी करवा दी है आपको। अगर आपने वो वीडियोस मिस कर दी है तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, उन वीडियोस को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट उसमें काफ़ी पोर्शंस हमने कवर कर दिए हैं और थ्योरी के जो कंसेप्ट्स हैं वो इस वीडियो में आज कवर करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। कॉमर्स रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल प्लस आपको फ्यूचर करियर की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है। तो गाइस, आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो अभी तक तो आपकी सबकी प्रेपरेशन हो चुकी होगी, लेकिन जस्ट 1 डे बिफोर द एग्जाम क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या टॉपिक आपके माइंड में आने चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। ये है फाइनल रिवीजन, जिसमें हम फाइनल रिवाइज करेंगे हर टॉपिक को। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें रिवीजन हम करने लगे हैं। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं फाइनल रिवीजन में कि अकाउंटेंसी में जो आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले बात आती है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। तो इसमें बेसिकली फंडामेंटल के कुछ कंसेप्ट आते हैं। फंडामेंटल अकाउंटेंसी जो पार्टनरशिप के है उसके रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली जो बात की जाए तो वो बनता है क्वेश्चन पार्टनरशिप पर। पार्टनरशिप होती क्या है? बेसिकली पार्टनरशिप अगर बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 की, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है आपको एमसीक्यू के फॉर्म में कि पार्टनरशिप जो होती है वो किस एक्ट के अंदर आती है। तो यहाँ पे 1932 एक्ट आता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो उसके अंदर अगर बात करें तो पार्टनरशिप वो रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्संस जो कैरी करते हैं बिजनेस फॉर प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग के लिए। तो गाइस, मेन एम तो लॉस तो कोई भी शेयर नहीं करना चाहता, ज्यादातर प्रॉफिट शेयरिंग के लिए ही बिजनेस रन किया जाता है। तो यहां पर भी डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस 2 और मोर देन 2 पर्संस जो बिजनेस को रन करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। तो इस डेफिनेशन को अगर बात करें ध्यान से, तो यहां से कई फीचर्स निकल के आते हैं। पहला फीचर तो आता है कि पार्टनरशिप दो से ज्यादा पर्संस के बीच में एक बिजनेस शेयरिंग के लिए एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर क्या आएगा? 2। यहाँ पर भी एमसीक्यू बनता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप के कितने पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, बाकी मैंने बताया था बैंकिंग बिजनेस में कितने होते हैं, उसमें कितने होते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। गाइस, यहाँ पे एक और चीज बात करें कि पार्टनरशिप विदाउट एग्रीमेंट नहीं होती। एग्रीमेंट चाहे वो रिटन हो चाहे ओरल हो, तो उसको हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। तो उसके अलावा जो आता है बिजनेस विद द मोटिव ऑफ अर्निंग, हर जो बिजनेस है वो मोटिव होता है उसका अर्निंग प्रॉफिट। और नेक्स्ट जो बात आती है कि पार्टनरशिप को हम म्यूचुअल एजेंसी भी बोलते हैं, और ईच पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये चीज आपने याद में रखनी है, क्योंकि इस पर भी आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप की लायबिलिटी कितनी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेडली वो लायबल होते हैं एवरी, चाहे वो किसी की पार्टनर की कैपिटल कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, किसी की ज्यादा है, लेकिन लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड ही आएगी। और पार्टनरशिप जो बेसिकली होती है उसका मेन इमेज जो फोकस होता है वो होता है बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करना और प्रॉफिट अर्न करना, और सेकेंडली एज ए मैनेजमेंट कंट्रोल भी करना। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे निकल के आता है कि पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है कि नहीं होती। तो अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो होती है बहुत जरूरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप जो है वो नहीं हो सकती। ठीक है, तो आगे बात करें कि जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात की, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है पार्टनरशिप में, उस डॉक्यूमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओके, जो डॉक्यूमेंट होता है वो रिटन में भी होता है और ओरल भी हो सकता है, ये दोनों पे डिपेंड है। बोथ आपको इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है या ओरल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो गाइस, नेक्स्ट आता है प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या बताया गया है। अगर इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर काफी क्वेश्चंस बनते हैं।
अगर अब्सेंट हो पार्टनरशिप डीड, अगर अब्सेंट हो तो क्या क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी पार्टनरशिप डीड अब्सेंट होगी तो जो शेयर होगा, प्रॉफिट होगा, वो इक्वली शेयर किया जाए। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो इक्वली पार्टनर शेयर करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टनरशिप में कितनी कैपिटल उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर उनका जो शेयर होता है वो इक्वल होता है। सेकंड बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो उनको नहीं मिलता इस केस में, ठीक है। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिलता। तो पार्टनरशिप को आपने ध्यान में रखना है कि पार्टनरशिप में इन द केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कुछ नहीं आता, कोई सैलरी वगैरह, कोई कमीशन वगैरह नहीं मिलती पार्टनर्स को। सेकेंडली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कुछ भी नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उनको नहीं मिलता। तो गाइस मिलता क्या है, लोन पर। यस, बात करें तो वो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जीरो होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। सैलरी, कमीशन और पार्टनर भी कोई भी नहीं चार्ज की जाती। सिर्फ इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन होता है, वो भी 6% पर एनम। यस 6% पर एनम, आपने ये याद रखना है। तो इस पर भी एमसीक्यूज कई बार पुट किए गए हैं कि 6% पर एनम कितना होता है, तो ये आपने याद रखना, सिर्फ लोन पर आएगा, ठीक है जी। तो आगे बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली एक पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर कैन बी मेंटेन बाय फॉलोइंग 2 मेथड्स। 2 मेथड से कैपिटल अकाउंट मेथड की मेंटेन किए जाते हैं। फर्स्ट है फिक्स कैपिटल अकाउंट, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो अगर बात करें पहले वाली बात की, फिक्स कैपिटल में तो ये है कि वन टाइम उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी पार्टनरशिप फर्म में, फिर एनुअली जो अगर एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे वो रिकॉर्ड की जाएगी, अदरवाइज फिक्स कैपिटल ही चलेगा। मतलब अंडर दिस मेथड 2 अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। एक तो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है फिक्स में, और दूसरा करंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। जितनी भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन एंड विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल होती है वो रिकॉर्ड की जाती है कैपिटल अकाउंट पे, और जो रेस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, मतलब जितनी भी और अदर ट्रांजैक्शन है, लेन देन जितना भी है, वो सारा करंट अकाउंट से मेंटेन किया जाएगा। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि कैपिटल से रिलेटेड विड्रॉल और उस पर रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आएगी, बाकी सारी एक्टिविटीज किस में जाएगी, करंट अकाउंट में, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट विल बी हैव टू क्रेडिट बैलेंस। बेसिकली इस केस में फिक्स कैपिटल में कैपिटल का अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अब बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करें तो ओनली 1 अकाउंट इज मेंटेन। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इसी के अंदर सारी जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है, जैसे इंट्रोडक्शन और विड्रॉवल ऑफ द कैपिटल भी इसी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। और इस केस में अगेन कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, इट मे हैव डेबिट बैलेंस ड्यू टू हैवी लॉसेस। जब लॉसेस ज्यादा हो, ड्रॉइंग ज्यादा हो, तो इसका डेबिट बैलेंस भी हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है, अगर कैपिटल में मान लो 1 लाख रुपया है तो विड्रॉवल आप 1 लाख से ज्यादा एक विड्रॉल करे जा रहे तो अल्टीमेटली उसका बैलेंस क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों का आपको पता चल गया, फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स में 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जब पार्टनरशिप डीड में अब्सेंट हो, कुछ भी लिखा ना गया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता पार्टनर को, कोई भी नॉट अलाउडेड, मतलब कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, ठीक है। तो लेकिन व्हेन पार्टनरशिप डीड में जब प्रोवाइड किया गया हो कि इंटरेस्ट देना है, तो सिचुएशन कई आती हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 होता है देयर इफ देयर इज लॉस, तो फिर नॉट प्रोवाइडेड, कोई भी कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया जाता इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हो जाए, ठीक है। सेकंड केस क्या आता है कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो तो पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो तो प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो ऑफ कैपिटल्स। अगर फंड्स ज्यादा हैं, प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो पूरा ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा पार्टनरशिप में। तो दूसरी बात, अगर वहां पे फंड्स कम है, मतलब प्रॉफिट कम हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के हिसाब से
उनको डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेज दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एज ए चार्ज, तो फुली अलाउ किया जाता है। जब चार्ज के तौर पर इंटरेस्ट कैपिटल पर इंटरेस्ट को लिया जाए तो फुली अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको ध्यान में रखना है, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे एमसीक्यू निकल के आएंगे गाइस। सबसे पहला केस, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होती है, तो सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता, नहीं मिलता, ठीक है जी। तो केस 1, इसके भी अलग अलग केसेस है कि कितनी ड्राइंग पे क्या क्या आएगा। जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय, यस मैं लिख देता हूं, अमाउंट जितनी भी विड्रॉ की मल्टीप्लाई बाय रेट, किस रेट पर आपको ड्राइंग मिल रहा है इंटरेस्ट, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 आ जाएगा। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, जनरल फार्मूला ये, ठीक है जी। व्हेन फिक्स अमाउंट ऑफ विड्रॉन एट फिक्स इंटरवल होगी तो तब ये आपने फार्मूला यूज करना है। केस नंबर 2, व्हेन अनइक्वल अमाउंट ऑफ विड्रॉल एट द डिफरेंट डेट्स, तो उसके हिसाब से हम सिंपल मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी। सिंपल मेथड में क्या है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स, यस जितने मंथ्स के लिए विड्रॉ किया गया है और डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो आपका जो विड्रॉ करने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा जो कई और कंडीशंस होती हैं वो भी मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने बताया था कि इन द केस ऑफ एब्सेंट ऑफ द पार्टनरशिप डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है 6% पर एनम आता है। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो चार्ज है अगेंस्ट द प्रॉफिट, तो नोट एन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड हेंस मस्ट बी ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो बेसिकली चार्ज है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है जी। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से नहीं डेबिट किया जाता, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट किया जाता है, ठीक है जी। अब आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और फॉर द कमीशन। सैलरी और कमीशन के केस में कैसे ट्रीटमेंट आएगी, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बात की जाती है कि यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है कि कमीशन एज पर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर अगर दिया हो तो सीधा ही आपने नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 आपने वैल्यू ले लेनी है। तो गाइज यहाँ पे ध्यान रखना, अगर बिफोर वर्ड दिया हुआ है, कमीशन बिफोर है, तो आपने नेट जो कमीशन अगर हमने फाइंड करनी है बिफोर के वर्ड के केस में, तो नेट प्रॉफिट बिफोर जो आता है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। यस, नेट प्रॉफिट अगर कमीशन दे रहे हैं प्रॉफिट पर तो मल्टीप्लाई बाय जो भी रेट आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 100 आ जाएगा, ठीक है, कमीशन का रेट। तो अगर आफ्टर वाला कंसेप्ट है तो आफ्टर वाले कंसेप्ट में हमें 100 प्लस रेट, अगर आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन दिया हुआ, मतलब कहने का मतलब सम्स देखने, अगर दिया हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है आपको क्वेश्चंस में, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर में कन्वर्ट कर देना है, मल्टीप्लाई बाय जो रेट, मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस 100, यहां पे आपने कंसेप्ट को यूज करना है, ठीक है। तो अगर तो बिफोर दिया हुआ है तो फिर तो सीधा ही रेट डिवाइड बाय 100 कंसेप्ट आप यूज कर लेंगे। लेकिन अगर कमीशन एज पर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन दिया हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन लेके रेट डिवाइड बाय रेट प्लस 100 आपने वैल्यू को ले लेना है, ठीक है जी। अब बात करते हैं रेंट पेड टू द पार्टनर क्या होता है। ये चार्ज है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किया जाएगा डिडक्ट और नॉट फ्रॉम द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इसी तरह कुछ और भी गारंटीज वगैरह होती है, कुछ और गारंटी प्रॉफिट टू द पार्टनर। कई बार क्या होता है पार्टनर गारंटी दे देता तो उसका शेयर कम हो जाएगा। ए पार्टनर may be admitted कई बार into the firm with guarantee of minimum profit। इन सच केस क्या कहेगा, विच मीन्स दैट कि प्रॉफिट जो होगा किसी पार्टनर का वो कम होगा और जो एडमिट किया गया पार्टनर उसको एक गारंटेड प्रॉफिट जरूर मिलेगा, मतलब उसको उतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब व्हेन ही वुड पेड द गारंटी शेयर, तो उसका दूसरे का जिसने गारंटी दी, मान लो फॉर एग्जांपल ए बी सी 3 पार्टनर है, सी को एडमिट किया गया तो ए ने गारंटी दी गई, ए की तरफ से गारंटी है कि इसको 30,000 रुपया मतलब पर मंथ पर एनुअल प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, इतना प्रॉफिट की गारंटी दी है।
तो इस केस में ए का जो शेयर है वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो डिफरेंस, हम डेफिशिएंसी जो होती है डिफरेंस बिटवीन गारंटीड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट चेक की जाती है, और बोर्न बाय द पार्टनर हु हैव गारंटी, मतलब ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है। तो यहाँ डिफरेंट कंडीशन रिगार्डिंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट आता है। पहला है गारंटी बाय द फर्म हो सकता है, गारंटी गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म हो सकता है, गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर हो सकता है, ठीक है। ऐसे कई डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस आएंगे। तो इस केस में डेफिशिएंसी कैसे आपने कैलकुलेट करनी है, गारंटी में से एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट आपने माइनस कर देना है, तो डेफिशिएंसी का पता चल जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं गुडविल के ऊपर। पार्टनरशिप का जो सेकंड चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है गुडविल। तो गुडविल बेसिकली एक इंटेंजिबल एसेट्स है, ये भी ध्यान रखना है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पुट किए गए हैं। इंटेंजिबल का मतलब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, फिक्स, और ना ही ये फिक्टिशियस एसेट है, ठीक है जी। इसको हम देख नहीं सकते, बस रिलाय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल की अगर बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बिजनेस कौन सी लोकेशन पर है, बिजनेस का नाम क्या है, मैनेजमेंट कैसी है, उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी मार्केट सिचुएशन क्या है, उसे कोई स्पेशल एडवांटेज मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें जो हैं इफेक्ट करती हैं गुडविल ऑफ ए फर्म। मतलब गुडविल को कई फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात आती है कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के यहाँ पे तीन मेथड हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो उसमें आपको जितने ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा आपने टोटल वो प्रॉफिट कर लेना है। मतलब मान लो आपको 2012 का प्रॉफिट दिया है, 2013 का दिया है, 2014 का दिया है, तो आपने 3 इयर्स का प्रॉफिट को प्लस करके 3 से डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ ईयर्स, जितने नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं उससे डिवाइड कर देना है प्रॉफिट को, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट की। ओके गाइस, ये जो एवरेज प्रॉफिट आएगा इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज जो दिया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल का फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट कैसे करना है, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जितने भी दिए हैं टोटल प्रॉफिट, जितना भी टोटल प्रॉफिट कितने अलग अलग ईयर्स का बनता है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ गिवन ईयर्स, जितने साल दिए हुए हैं। मतलब 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 साल से 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो वो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का फार्मूला क्या बनेगा, गुडविल जो आ जाएगी वो आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो ये फार्मूला यूज करेंगे तो आपका गुडविल निकल आएगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है जी। तो इस तरह आप, बहुत इजी मेथड है, इस मेथड को यूज करके भी गुडविल फाइंड कर सकते हैं। कई बार वेटेड एवरेज भी आता है तो उसमें वेट्स को मल्टीप्लाई करके सबसे पहले वैल्यू ऑफ गुडविल आएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट लेंगे, मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जितना वेट्स दिया है उसका टोटल प्रोडक्ट ले लेंगे और टोटल वेट से डिवाइड कर देंगे। तो वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले जो होता है हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ता है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। और वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे आएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल आप सबको पता ही है, फिर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हम कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये है दूसरा सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है और 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया जाता है। पहले जो सुपर था उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100 था, ठीक है। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम करेंगे तो हमारा कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट की। तो ये कैपिटलाइज वैल्यू जो है उसमें से हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ गुडविल हमारी आ जाएगी, ठीक है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है, टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी तो हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके साथ आप वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, गुडविल के मेथड्स हैं। अब बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो बेसिकली यहां पे मैं आपके साथ पार्टनरशिप के मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी के कंसेप्ट शेयर कर रहा हूं। आई होप कि आपको ये अच्छे लगेंगे और आप उसको बेटर वे से कर पाएंगे।
रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि दोबारा बिल्ड करनी पार्टनरशिप फर्म में जो रेशोस वगैरह है, पार्टनरशिप फर्म में ही दोबारा बिल्ड करनी। देखो कई सिचुएशंस होती हैं जब रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है पार्टनर, इस पर भी एमसीक्यू आता है। देखो फर्स्ट पॉइंट तो आता है कि जब मन मुटाव हो जाए पार्टनर्स में, पार्टनर शेयरिंग रेशो एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज करनी पड़ जाए। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लो ए और बी दो पार्टनर है, तो दोनों पार्टनर काम कर रहे हैं ए और बी, तो दोनों ने कहा कि ए ने मान लो ए और बी की जो रेशो है 3:2 चल रही है। ए कह रहा है कि बी कह रहा है कि मैं तो बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, मेरा ज्यादा रोल है इसमें, तो मुझे तो शेयर कम मिल रहा है, मुझे ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो दोनों में एग्रीमेंट फिर रिवाइज किया जाता है कि शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज किया जाए। तो उस केस में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है पार्टनरशिप फर्म की। तो पहला पॉइंट आएगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग पार्टनर की, विदाउट एनी कोई एडमिशन हुई है पार्टनरशिप फर्म में तब। दूसरा केस आता है जब नया पार्टनर आता है, मतलब ए और बी पार्टनर हैं, चला रहे हैं फर्म को, सी बीच में एंटर कर गया, तो सी एंटर कर दिया तो फिर इन्होंने अपनी पुरानी रेशो जो प्रॉफिट शेयरिंग की थी वो भी रिवाइज की। तो इन दैट केस भी हमें पार्टनरशिप फर्म को रिवाइज करना पड़ता है, पार्टनरशिप फर्म में नई रेशो लानी पड़ती है, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है फर्म को। ठीक है जी, तो रेशोस डिफाइन करनी पड़ेगी, दोबारा हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो तीसरा केस आता है वो आता है रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है, मतलब छोड़ के जा रहा है फर्म को, तो फिर जो मान लो सी छोड़ के गया तो सी का शेयर भी फिर वो नया रेशो बनाएंगे फिर ए एंड बी, सो दैट वो आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके प्रॉफिट शेयरिंग को, और कैसे वो उसमें बांट सकते हैं वो चीजें ध्यान में रखनी है कि जब नया पार्टनर आता है तब भी होता है रिकॉन्स्टिट्यूट, जब पार्टनर छोड़ के जा रहा है, सी छोड़ के गया है तो तब भी वो रिकॉन्स्टिट्यूट की जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट केस आता है डेथ ऑफ द पार्टनर। अगर मान लो पार्टनर की डेथ ही होगी, मतलब पार्टनर मर गया, तो वहां पे क्या होगा, उसका शेयर फिर बांटा जाएगा और वहां पे नई रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और पार्टनरशिप फर्म को रीपार्ट किया जाएगा। और ये कुछ केस हैं जिस पर हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसके अलावा जो आता है सैक्रिफाइसिंग रेशो, देखो जब केस आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब जब नया एडमिट हुआ तब भी रेशो डिफाइन की जाएगी। तो ओल्ड पार्टनर जो होते हैं कुछ कई बार कंट्रीब्यूट करते हैं, कई बार वो गेन करते हैं नए पार्टनर पे आने पर। अगर वो अपनी कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ अपना सेक्रीफाइस करते हैं, दे एग्री टू सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, नया जो आया है उसकी रेशो में, तो जो रेशो निकल के आती है उसको हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो गाइस इस पर भी आपको एक एमसीक्यू आ सकता है, ये ध्यान रखना। सैक्रिफाइसिंग रेशो जो होती है वो होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है जी, तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे तो सैक्रिफाइसिंग आ जाएगी। अगर मैं न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करूंगा तो वो मेरी गेनिंग रेशो आ जाएगी। गेनिंग रेशो बेसिकली कई बार होती है कि टू एग्री टू गेन देयर प्रॉफिट शेयरिंग, अदर पार्टनर जब आता है कई बार गेन भी हो जाता है प्रॉफिट शेयरिंग में, तो गेनिंग रेशो आती है। तो गेन कब होता है, जब पार्टनर लीव करता है। देखो जब रिटायर हो गया तो उसका जो शेयर भी मिल गया, तो वो गेनिंग रेशो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट निकल के आती है, जब डेथ ऑफ द पार्टनर निकल के आती है। और सैक्रिफाइसिंग रेशो बेसिकली जब होती है जब नया पार्टनर की एडमिशन होती है। ये बातें ध्यान रखनी है, एडमिशन पर सैक्रिफाइसिंग और रिटायरमेंट पर गेनिंग रेशो। आगे बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो कैसे की जाती है, बेसिकली ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो गाइज ये दो चीजें ध्यान रखनी, जब भी एक नया पार्टनर आएगा वो दो चीजें लेके आएगा, एक तो लेके आएगा कैपिटल, सेकंड लेके आएगा गुडविल। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट आपने करनी है, गुडविल और कैपिटल की। ठीक है, तो फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा और गुडविल अकाउंट को ओल्ड रेशो में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपने ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन की जाए। नेक्स्ट बात आती है रीवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब क्रिएट किया जाता है, बेसिकली जब नया पार्टनर आता है, एडमिशन होती है, तब जितनी भी फर्म के अकाउंट्स होते हैं वो रीवैल्यूएट किए जाते हैं, मतलब उनकी दोबारा वैल्यूएशन की जाती है। क्यों? क्योंकि देखो जो अकाउंट्स में एसेट्स काउंट किए जाते हैं वो बुक वैल्यू पर किए जाते हैं, जब एडमिशन होती है तो तब चेक किया जाता है कि क्या उसमें एसेट्स की वैल्यू में क्या चेंज आया है। तो नया अकाउंट एक बनाया जाता है जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं साथ।
ठीक है, दोनों में से एक अकाउंट ओपन किया जाता है, तो क्या क्या एडजस्टमेंट होनी है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है कि अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट हो तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी क्रिएट किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यस, उसमें डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, ये चीजें ध्यान रखनी है। तो क्रेडिट साइड में एसेट्स का अगर इंक्रीज आए तो डिफरेंस जानी, मान लो बैलेंस शीट में एसेट्स दिए हैं 40,000 के, ठीक है जी, तो अब एसेट जो रीवैल्यूएशन के टाइम पे 50,000 के हो गए, तो डिफरेंस आ गई 10,000 की। तो 10,000 बेसिकली यहां पर वैल्यू जाएगी क्रेडिट साइड में अगेंस्ट एसेट। तो एसेट का डिक्रीज जो होता है वो बेसिकली डेबिट साइड में जाता है। ऐसे ही लायबिलिटी, इसका उल्टा याद रख लेना बस, एसेट का, एसेट इंक्रीज क्रेडिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज जो होता है वो जाता है डेबिट साइड, ठीक है जी। तो इस तरह आपने काउंट करके ध्यान रख लेना है कि जब भी आपको इंक्रीज डिक्रीज दिया गया हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कि रीवैल्यूएशन में और कौन कौन से पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। तो बेसिकली गाइस आपने ये जो बातें ध्यान रखनी है कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, फॉर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आपने गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को अकाउंट को कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, ठीक है जी। सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करना है, गेनिंग पार्टनर का जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट उसको डेबिट करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी क्वेश्चन पुट किया जाए। अगर लॉस होता है तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और गेनिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है जी। तो ये है कुछ रीवैल्यूएशन अकाउंट की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। व्हेन रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो फिर आपने ये दो केस ध्यान में रखने हैं। व्हेन, दोबारा बोल रहा हूं, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब रिवाइज वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड ना की जाए तो ये दो बातें ध्यान में रखते हुए आपने सारी एंट्रीज करनी है। तो आज का जो सेशन है बेसिकली मैं सारा कंप्लीट आपकी रिवीजन कर रहा हूं, मास्टर रिवीजन, सो दैट आपका जो कल का जो एग्जाम है वो अच्छे वे से हो सके। इसमें सारे थ्योरी के कंसेप्ट मैं आपके साथ यहां पे शेयर कर रहा हूं। अब बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या इफेक्ट पड़ता है पार्टनरशिप फर्म पे। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने बताया कि कई मोड से हो सकती है। वन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म होती है, उस टाइम पे ओल्ड पार्टनर कम्स टू द एंड, मतलब पार्टनरशिप फर्म जो पुरानी होती है वो एंड पे आ जाती है और नई डीड दोबारा लिखी जाती है। तो उस टाइम पे इफेक्ट क्या पड़ता है, ओल्ड पार्टनर कम्स टू एन एंड, मतलब पार्टनरशिप जो फर्म होती है पुरानी एंड हो जाती है, फर्म क्लोज नहीं होती बट पार्टनरशिप फर्म को मतलब डीड दोबारा लिखी जाती है। न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एंड फर्म कंटिन्यू, फर्म कंटिन्यू ही रहती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, नई पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। तो कंबाइंड शेयर होता है, ओल्ड का गेट रिड्यूस, जो कंबाइंड शेयर मतलब ए और बी का जो कंबाइंड शेयर था अब रिड्यूस हो जाएगा। एज इनकमिंग पार्टनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब दोनों का कंबाइंड मान लो 1 लाख रुपया शेयर कर, दोनों का अर्न हो रहा था, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब सी बंदा आएगा, अर्निंग अगर 1 लाख ही है तो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इनकमिंग पार्टनर, ये मैं बता रहा हूं इनकमिंग पार्टनर के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। इनकमिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट एंड एग्रीगेट अमाउंट, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इनकमिंग पार्टनर दो चीजें लेके आता है, एक होता है कैपिटल और एक होता है गुडविल। तो वो कंट्रीब्यूट करता है एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल, फर्म में इन्वेस्ट करता है। इनकमिंग पार्टनर बिकम्स लायबल फॉर द लायबिलिटी ऑफ द फर्म एंड आल्सो एक्वायर द राइट ऑफ द एसेट्स। तो इनकमिंग पार्टनर जो होता है हर चीज के लिए लायबल होता है और सेकेंडली वो जो प्रॉफिट होता है वो भी उसमें एसेट्स जो होता है उस पर भी उसके राइट्स अराइज हो जाते हैं। एडजस्टमेंट इज मेड रिगार्ड टू रिजर्व एंड अकमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, तो जब नई एडमिशन होती है तो एडजस्टमेंट की जाती है अकाउंट्स में, ठीक है, एसेट्स रीवैल्यू किए जाते हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस किया जाता है और नेट चेंज जो होता है वो ओल्ड पार्टनर में कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। गुडविल ऑफ द फर्म भी रीवैल्यू की जाती है और पेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय गेनिंग पार्टनर थ्रू देयर कैपिटल, मतलब गुडविल की भी रीवैल्यूएशन की जाती है, गुडविल की वैल्यू काउंट की जाती है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, पेड की जाती है और गेनिंग पार्टनर जो होता है उसकी कैपिटल से उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सब कुछ मिलता है, ठीक है जी। तो ये चीजें ध्यान में रखनी, ये एक जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपने बात ध्यान रखनी कि गेनिंग और उसका क्या कंसेप्ट होता है व्हेन रिकॉर्ड ना की जाए। यस,
यहाँ पर दोबारा बता रहा हूँ, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो गेनिंग पार्टनर जो होता है उसकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो गाइज ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किए। ये जो कंसेप्ट है ये है बेसिकली पार्टनरशिप फर्म से। तो अब बात करते हैं शेयर कैपिटल के बारे में, ठीक है। तो शेयर कैपिटल के भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको अभी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगा हूं। बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो गाइस शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी थ्योरी के बहुत सारे कंसेप्ट निकल के आते हैं। सबसे पहले शेयर क्या होता है? द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। जो कैपिटल ऑफ द फर्म होती है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम शेयर का नाम देते हैं। शेयर की डिनोमिनेशन वैल्यू वैसे 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपीज, 10 रुपीज जो होती है नॉमिनल फेस वैल्यू, और 10 रुपीज और एनी अमाउंट भी हो सकती है। नेचर ऑफ शेयर की बात करें तो शेयर्स आर बेसिकली गुड्स होती हैं विच कैन बी बॉट और सोल्ड और गिफ्टेड। शेयर्स मतलब बेचे जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं, गिफ्ट किए जा सकते हैं। इन शेयर से जो कैपिटल अराइज होती है, जो कैपिटल कंपनी को मिलती है, उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो बेसिकली शेयर कैपिटल कैसे नॉमिनल पर शेयर की वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर जितने भी सोल्ड किए जाते हैं उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बन जाती है शेयर कैपिटल। तो अब शेयर्स कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिसमें राइट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड एज फिक्स अमाउंट, जिसमें डिविडेंड होता है जो फिक्स अमाउंट पर पे किया जाता है, उसका राइट होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है जी। और रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप जो कैपिटल होती है बिफोर द इक्विटी शेयर, मतलब जो रिटर्न होता है कैपिटल पर जब फर्म बंद हो रही है तो इक्विटी शेयर से पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है जी। अब इक्विटी शेयर की बात करते हैं। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। दीज शेयर्स जो डज नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, इसमें कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, ठीक है। और वन विच इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल आफ्टर द क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये वो शेयर होते हैं जब वाइंडिंग अप के बाद प्रेफरेंस शेयर के बाद बांटे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कैपिटल का जो भी शेयर होगा, ठीक है जी। अब टाइप्स ऑफ शेयर कितने होता है? इशू ऑफ द शेयर पार वैल्यू हो सकता है, शेयर्स प्रीमियम पर भी शेयर किया जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू शेयर की है 10, अंकित मूल्य जिसको कह सकते हैं, तो 10 अगर सेम फेस वैल्यू पर ही शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं तो वो होते हैं इशू एट पार। और अगर 10 से ज्यादा चार्जेस लिए जाएं, जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मान लो 10 रुपीज है और उस पर 2 रुपीज एक्स्ट्रा ले लिए गए तो वो हम कह सकते हैं कि शेयर्स एट प्रीमियम। तो प्रीमियम कितना आएगा? 2 रुपीज उस पर प्रीमियम आएगा, ठीक है। तो शेयर्स की अगर बात करें तो शेयर्स के टाइम कुछ जनरल एंट्रीज भी आपको ध्यान में रखनी है। फॉर रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन मनी बैंक अकाउंट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल या अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, बैंक को डेबिट किया जाता है। और अलॉटमेंट के टाइम पे एट पार की बात करें तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। प्रीमियम की बात करें तो शेयर कैपिटल अकाउंट अलॉटमेंट डेबिट और साथ में इक्विटी शेयर कैपिटल और साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व SPR की भी एक एंट्री आएगी जब प्रीमियम पर शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। और कुछ जनरल एंट्रीज होती हैं। एप्लीकेशन पर बैंक टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल आती है। अगर एप्लीकेशन अमाउंट ड्यू है तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी, डेबिट किया जाएगा। तो ये कुछ जनरल एंट्रीज है जो आपने ध्यान रखनी है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो भी ध्यान में रखने हैं। फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर का मतलब क्या होता है? व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए हैं उतने ही अप्लाइड हो। मान लो 1 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं तो 1 लाख ही एप्लीकेशंस आ जाए सेम, तो फुल सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर्स होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन तब केस आता है जब मान लो 1 लाख ऑफर किए गए और एप्लीकेशंस आ गए 1 लाख से ज्यादा, 1,20,000 आ गए। अंडर सब्सक्रिप्शन वो केस होता है जब उससे कम आ जाए एप्लीकेशन। मान लो 1 लाख शेयर्स मांगे गए तो ऑफर किए गए लेकिन एप्लीकेशंस कितने आए? 90,000। इसी तरह कॉल इन एरियर क्या होता है? जब हम शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम किस्तों में पैसा लेते हैं। एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट लेते हैं, कुछ अलॉटमेंट पे लेते हैं, कुछ हम आगे पार्ट्स में लेते हैं। तो कुछ पार्ट्स में जो अमाउंट लेते हैं अगर वो अमाउंट हमें मिले ना मिले तो उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियर्स,
ठीक है नहीं। और व्हेन वन और मोर शेयर होल्डर फेल्स टू पे हिज ड्यूज, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई शेयर होल्डर अपने अमाउंट ना पे कर पाए तो वो होता है कॉल इन एरियर। और कई बार क्या होता है, जो उसने कॉल्स पर मनी देना है वो एडवांस में ही उसने पे कर दिया, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे फुल मनी उसने पे कर दिया शेयर होल्डर ने, वो बन जाता है कॉल इन एडवांस। तो ये है हमारे शेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप कि आज का जो सेशन है आपको पार्टनरशिप और शेयर्स के बारे में काफी कुछ पता लगा होगा, तो ये आपको काफी हेल्प करेगा आपके कल के एग्जाम के लिए। तो मैं आपके लिए बेस्ट विशेष यहाँ पे ऑफर करता हूँ। दो आगे अब एक पार्ट बच गया है अकाउंटिंग रेशोज का, उसके में बेसिकली फार्मूलाज हैं, वो आपको फार्मूलाज इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, तो उस पर आप फोकस कीजिए। और आपका एग्जाम जो है पार्टनरशिप और शेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे मैंने आपके साथ शेयर किए। और आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, थैंक्स अ लॉट।